मैं स्टारबक्स में काम करता हूँ और लगभग 1 साल से वहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ। मैं जिस स्टारबक्स स्टोर पर काम करता हूँ वो एक औसत जगह पर है। ये एक शॉपिंग एरिया के पास है जिसके आसपास कुछ और रेस्टोरेंट और स्टोर्स हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे बहुत डरा दिया। ये कई महीने पहले हुआ था। इस दिन खास तौर पर मैं क्लोजिंग शिफ्ट में काम कर रहा था और जब मैंने काम करना शुरू किया तो लगभग 12 बज रहे थे। हम 8 बजे चले जाते थे और हम आम तौर पर दोपहर के लगभग 4 या 5 बजे तक बहुत बिजी नहीं रहते थे। फिर कुछ घंटों बाद हम बिजी हो जाते थे और 7 बजे तक जगह फिर से बहुत शांत हो जाती थी। मुझे याद है कि इस दिन पहले कुछ घंटे धीमे धीमे गुजरे क्योंकि चीज़ें बहुत व्यस्त नहीं थी। स्टारबक्स के अंदर काफ़ी टेबल हैं जिन पर लोग अक्सर आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो काम करते या पढ़ते समय कॉफ़ी पीते थे। 5 बज रहे थे। ये वो समय था जब सब कुछ व्यस्त हो गया था। मैंने पहली बार उस आदमी को देखा जो अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। मुझे याद है कि उसकी दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। उसके बाल झड़ रहे थे और उसने ढीले कपड़े पहने हुए थे। वो आदमी अंदर बहुत तेज़ी से घूमने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने के लिए तेज़ी से चल रहा था, लेकिन फिर वो मुड़कर वापस चला जाता। लगभग 1 मिनट बाद वो रुक गया और ऐसा लगा जैसे वो किसी बैठे हुए व्यक्ति से बात करने गया हो। मुझे काम करना था और अगले दिन कुछ समय के लिए मैं व्यस्त हो गया। शायद 30 मिनट या उसके बाद मैंने सुना कि कुछ ग्राहक उस आदमी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। मैंने बाहर देखा। अब वो अकेले एक टेबल पर बैठा था और इधर उधर देख रहा था। जाहिर है उसने कई ग्राहकों से बात की थी, उनसे कुछ खरीदने या उन्हें अपनी ड्रिंक्स देने के लिए कहा था। एक सहकर्मी से बात करने के बाद मैंने उस आदमी को जाने के लिए कहने का फैसला किया। मैं ऐसा करने से घबरा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस आदमी का रिएक्शन क्या होगा। मैं काउंटर के पीछे से बाहर निकला और उस ओर चला गया जहां मैंने उसे देखा था। ये अभी भी काफी व्यस्त था और लोग हर जगह थे। जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैंने उस आदमी को पहले बैठे देखा था तो वो वहां से जा चुका था। मैंने इधर उधर देखा और पूरी जगह घूमी। हालांकि मुझे लगा कि वो चला गया। ये वास्तव में मेरे लिए राहत की बात थी और मैं काउंटर के पीछे वापस चला गया। मैं उसके बाद ड्रिंक्स बनाने के काम पर लौट आया। तब तक शायद शाम के 6 या 7 बजे के बीच का समय हो गया था और अंदर सब कुछ जल्दी ही शांत हो गया। मेरे कुछ सहकर्मी 7 बजे चले गए और आखिरी घंटे में सिर्फ हम 4 लोग काम कर रहे थे। जब मैं क्लोजिंग शिफ्ट में काम करता था तो 7 बजे का समय काफी लंबा लगता था। ये बहुत शांत था। साथ ही आमतौर पर उस समय तक एक लंबा दिन होता था। हमारे पास बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं थे। आखिरकार किसी टेबल पर कोई और अंदर नहीं था। मैं फ्लोर साफ करने के लिए बाहर चला गया। जब मैं पीछे गया जहां बाथरूम थे तो मैंने देखा कि उनमें से एक का दरवाजा बंद था। हमारे पास इस छोटे से पिछले हॉलवे में एक दूसरे के ठीक सामने 2 बाथरूम थे जिनमें लॉकिंग डोर थी। जब कोई अंदर नहीं होता था तो वो खुले रहते थे। मुझे वो आदमी याद है और तुरंत मेरा दिल बैठ गया। क्या वो वहां हो सकता है? ऐसा लगा जैसे मुझे सब पता था। फिर भी मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर से खटखटाया। इस बार मैंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं। मुझे तब भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद कोई दरवाज़ा बंद करके चला गया होगा। मैंने फिर से खटखटाया और पूछा कि क्या कोई अंदर है, और मैंने ध्यान से सुना। मैं किसी तरह की हलचल या किसी के अंदर होने के संकेत के लिए सुन रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने कुछ कदम पीछे हटाए और फिर अचानक से दरवाज़ा खुला। अचानक पहले वाला आदमी भागते हुए बाहर निकला और वो सीधा मेरी ओर भाग रहा था। मैं बस उससे दूर भाग सकता था। मेरे सहकर्मियों ने शोर सुना और मुझे भागते हुए देखा। मैं इमारत से बाहर भागा, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो वह आदमी मुझसे लगभग 10 फीट पीछे था और उसने मेरा पीछा किया। मैं पार्किंग प्लेस से भागा। मुझे ठीक से पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं समय पर अपनी कार के अंदर नहीं जा सका इससे पहले कि वो आदमी मेरे पास पहुँचता। इसलिए मैं पार्किंग प्लेस से भागा जहाँ एक किराने की दुकान थी। मैं किराने की दुकान तक भागा और उसके अंदर चला गया। किसी समय उस आदमी ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। मुझे बस इतना पता है कि जब मैं किराने की दुकान के अंदर पहुंचा तो मैंने उसे नहीं देखा। मेरे एक सहकर्मी ने मुझे मेरे सेल फोन पर कॉल किया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूं और ये भी बताया कि उन्होंने पुलिस को बुलाया है। बहुत सावधानी से मैं स्टारबक्स की ओर वापस चला गया।
ऐसा करते समय मैंने उस आदमी पर नजर रखी, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। जब मैं वापस आया तो बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उन्होंने कहा कि वो उस आदमी की इलाके में तलाश करेंगे। हमने अपना काम खत्म किया और फिर सभी चले गए। ये मेरे लिए वहां काम करने का सबसे डरावना दिन था। मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। देर हो चुकी थी, मुझे ठीक से समय नहीं पता, लेकिन अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो शायद 2 या 3 बजे होंगे। मैं 20 मिनट की दूरी पर रहता था, जो ज़्यादा दूर नहीं था। बारिश और स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण देखना मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैं धीरे धीरे और भी ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चला रहा था। सड़क पर 5 मिनट चलने के बाद मैं एक ट्रैफिक लाइट के पास जाकर रुका। मेरे पास लाल बत्ती थी। दूसरी तरफ एक नीली कार थी जो सड़क पर चौराहे के पास खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स और सब कुछ चालू था, लेकिन ये बस ग्रीन लाइट पर खड़ी थी। मैं नहीं बता सकता कि कुछ गड़बड़ थी या शायद वो सो रहे थे, लेकिन जब लाइट बदली तो मैं धीरे धीरे उनके चारों ओर से घूमते हुए आगे बढ़ा। मैंने गुजरते समय उनकी कार में देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी खिड़की पर बारिश की वजह से मेरा ज़्यादातर नज़ारा ढक गया। उनके पास से गुजरने और फिर से सड़क पर चलने के कुछ पल बाद नीली कार मुड़ी और सड़क पर मेरा पीछा करने लगी। मैंने शीशों पर नज़र रखी। मैं खुद को एक पागल व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन स्थिति नाटकीय लग रही थी। सड़क पर एक और मिनट आगे बढ़ने पर कार की हेडलाइट्स मेरे शीशों में चमकने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कार को मेरे पीछे के बम्पर से बस कुछ फीट की दूरी पर खींच लिया। इस तरह के मौसम में मुझे ये वास्तव में असहज कर रहा था। मैंने सड़क पर पीछे देखा, लेकिन मेरे डैशबोर्ड पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। ये एक संकेत था कि मेरे टायर में हवा कम हो गई थी, एक सामान्य संकेत। मैंने अपने शीशों में देखा, कार अभी भी मेरे पीछे चल रही थी। वो इतने करीब थे कि उनकी हेडलाइट से उनकी कार को देखने में भी मुश्किल हो रही थी। मैं घर से सिर्फ 4 या 5 मिनट की दूरी पर था। पड़ोस के घर के पास मेरे डैशबोर्ड पर एक नया सिग्नल चमकने लगा। टायर पंचर हो गया। उस सिग्नल को देखते ही मैं काफ़ी परेशान हो गया। ये सब देखकर मैं लगभग 100% श्योर था कि मेरे पीछे वाली कार ने कुछ तो किया है। मैंने घर के करीब पहुंचने की उम्मीद में 1 मिनट गाड़ी और चलाई, लेकिन मुझे लगा कि मेरी कार बाईं ओर से धंस रही है और मैं रिम्स पर गाड़ी चला रहा था। मुझे रुकना पड़ा। मेरे पीछे वाली कार ने भी ऐसा किया। मुझे पार करते ही किसी को फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया और मैं बहुत चिंतित था और ध्यान दे रहा था कि मेरा पीछे वाला व्यक्ति क्या कर रहा था। हालांकि अगर मैंने किसी को फ़ोन भी किया होता तो शायद ये जो आगे हुआ उसे रोक नहीं पाता। एक बार पार्क करने के बाद कार के 3 दरवाजे खुले और 3 आदमी बाहर आए। मेरे पास तैयारी और प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ सेकंड थे, लेकिन मैं असहाय और खुद की रक्षा नहीं कर सकता था। वो मेरी कार की ओर भागे, 2 मेरी तरफ और एक दूसरी तरफ। उनमें से एक आदमी खिड़की के पास आया। वो मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्ला रहा था और मुझ पर बंदूक तान रखी थी। ये सब बहुत तेज़ी से हुआ। मैं बस सदमे में था। मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन पीछे के दरवाजे के पास खड़े आदमी ने खिड़की पर कुछ मारा, जिससे वो टूट गई। फिर उसने अपना हाथ अंदर डाला और पीछे के दरवाजे को खोल दिया। वो अभी भी मुझ पर और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। पीछे वाला आदमी आगे बढ़ा। दूसरे ने पिछला दरवाज़ा खोला, फिर मेरे सामने पहुंचा और मेरा दरवाज़ा खोला। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे, ये दिखाने के लिए कि मैं कोई खतरा नहीं हूँ। मुझे पता था कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मेरा दरवाज़ा खुला, बंदूक वाले आदमी ने मुझे कार से बाहर निकाला और मुझे ज़मीन पर पटक दिया। अजीब बात यह थी कि मैं ज़मीन पर था और बारिश में भीगे फुटपाथ को देख रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि फुटपाथ कितना ठंडा और गीला है, बल्कि इस बारे में नहीं कि मेरे सिर के पीछे बंदूक मारी गई थी या मुझे लूटा गया और पीटा गया था। मेरा दिमाग मुझे खुद को उस दर्दनाक स्थिति से दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैं ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं पड़ा था कि कार के पास खड़े लोगों ने आवाज़ लगाई और मुझे पकड़े हुए आदमी ने मेरे सिर के पीछे मारा, जिससे मैं फुटपाथ पर उछलकर गिर गया। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि उसने मुझे बंदूक से मारा या फिर अपनी मुट्ठी से, क्योंकि मैं पहले ही सुन्न था। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि इससे मैं बेहोश नहीं हुआ।
मैंने उनकी कार का दरवाज़ा बंद होते ही फिर भागते हुए सुना। मैं अभी भी बेहोश था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था, इसलिए मुझे अपनी कार को घर तक चलाने और वहां पहुंचने पर पुलिस को फ़ोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे मेरे रिम्स में नुकसान पहुंचा। जांच कहीं नहीं पहुंची। केवल ये पता चला कि उन लोगों ने जानबूझकर उस चौराहे पर सड़क पर छोटे छोटे स्पाइक्स लगाए थे जहां से मैं उन्हें पार कर रहा था। मैं भाग्यशाली रहा। मुझे सिर्फ एक स्पाइक लगा और 4 स्पाइक से कम नुकसान हुआ। उन्होंने जाल में गिरते ही मुझ पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरकार इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं एक छोटे शॉपिंग एरिया के कोने पर एक स्टोर में काम करती हूँ। ये 7-Eleven की तरह ही एक स्टोर है। मैंने कुछ समय के लिए सुबह की शिफ्ट में काम किया, जो सुबह 4 बजे शुरू होती थी और दोपहर के 1 बजे पूरी होती थी। मुझे इन शिफ्टों में काम करना पसंद था। मेरे काम में ग्राहकों की देखभाल करना, अलमारियों को भरना और कचरे को बाहर निकालना शामिल था, जिसका मतलब था कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब ये हुआ तब सर्दी का मौसम था, लेकिन मैं एक गर्म शहर में रहती हूँ, इसीलिए आमतौर पर बर्फ़बारी के बजाय बारिश होती है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों को दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। ऐसी सुबह सुबह मैं समय बिताने के लिए बाहर इमारत के सामने झुककर धूम्रपान करना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। शॉपिंग एरिया में हमारी दुकान से जुड़ी शायद 8 या 9 और दुकानें थी। ये सभी रेगुलर समय वाले स्टोर थे, इसलिए सुबह के 6 या 7 बजे तक कोई नहीं खुलता था। इसीलिए जब मैंने देखा कि जब मैं बाहर धूम्रपान कर रही थी तो एक कार पार्किंग में आ रही थी, तो मैंने निश्चित रूप से मान लिया कि वो हमारे स्टोर में आ रहे हैं। मैंने अपनी सिगरेट जलाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर वापस अंदर कोने की ओर चले गई। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बस मैं ग्राहकों के आने और जाने का इंतज़ार कर रही थी। हालांकि कुछ मिनटों तक कोई अंदर नहीं आया। फिर मैं कोने की ओर वापस चले गई और दरवाजे के बाहर जांच की। कार अभी भी वहीं पर थी, पास ही की एक पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन हेडलाइट्स बंद थी और जहां तक मैं देख सकती थी कोई भी अंदर नहीं था। फिर से बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी और सभी स्टोर अभी भी बंद थे, इसीलिए मैं थोड़ा उलझन में थी कि वो कहाँ गए। मैंने एक आखिरी बार चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा। फिर दरवाज़ा बंद किया और वापस अंदर चली गई। 20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ और मुझे लगता है कि मैं पूरे समय काउंटर के पीछे एक ही जगह पर खड़ी रही, ध्यान भटकता रहा। मैंने समय देखा क्योंकि मैं काम पर सिर्फ 1 घंटे से थी और मैंने फैसला किया कि मुझे स्टोर के आसपास जाकर कूड़ेदानों की जांच करनी चाहिए और उन्हें पीछे डंपर में फेंक देना चाहिए। मैं हर कूड़ेदान के पास गई, बैग को गाड़ी में रखा और उसे एक नए बैग से बदल दिया। जब मैं ऐसा कर रही थी तो मुझे बाहर से एक हल्की क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट रहा है, लेकिन बारिश की वजह से छत पर कुछ दूर से आवाज़ आ रही थी, इसलिए यह बताना मुश्किल था कि यह क्या था। हालांकि जिस पल ये हुआ, मैंने मुश्किल से ही इसके बारे में सोचा। ये सोचने लायक कुछ भी नहीं था, ये बस इन पुरानी इमारतों की एक और बेतरतीब आवाज़ थी। जब मैंने गाड़ी को सभी कूड़े के बैगों से भर दिया तो मैंने इसे पीछे के कमरे में घुमाया और पीछे के दरवाजे को खोला जो डंपर की ओर जाता था। मैंने आह भरी क्योंकि अब बारिश तेज़ हो रही थी, बेशक ठीक उसी समय जब मुझे वास्तव में बाहर जाने की ज़रूरत थी। फिर भी मैंने गाड़ी को बारिश में धकेलते हुए डंपर तक पहुंचाया, जो कि दरवाजे के ठीक सामने था। सारा कचरा फेंकने के बाद मैं वापस मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ जगह से हटकर था। मेरे स्टोर से सीधा जुड़ी दुकान का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने वहाँ 6 बजे से पहले किसी को कभी नहीं देखा था, इसीलिए ये मेरे लिए सोचने की बात थी। मैं बारिश से बचने के लिए वापस अंदर गई और सामने के दरवाजे पर गई और दूसरी दुकान के दरवाजे को देखा। सभी लाइटें बंद थी और ये हमेशा की तरह बंद और खाली लग रहा था। मैंने कुछ और मिनट सोचा, फिर लगा कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है और वापस डंपर के पास गई और फिर से खुले दरवाजे तक चली गई। सभी लाइटें बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक छोटे से कोठरी जैसे कमरे की ओर जाता है, जिसमें फिर से एक और दरवाज़ा था जो शायद मेन स्टोर रूम की ओर जाता था। मैं अंदर गई, दरवाजे के बीच में खड़ी थी ताकि ऐसा ना लगे कि मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दूसरे कमरे में किसी के इधर उधर घूमने
चलने, दराज खोलने की आवाज़ सुन सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो गड़बड़ कर रहे थे, जिसने फिर से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हे, वहाँ कोई है? मैंने आवाज़ लगाई। उम्मीद थी कि पड़ोस के स्टोर के कर्मचारी से कोई कॉन्फिडेंट करने वाला जवाब मिलेगा। आवाज़ें बंद हो गई। मैंने कुछ सेकंड इंतज़ार किया, फिर मुझे एहसास हुआ कि यह सामान्य नहीं था। मैं वापस बाहर बारिश में आ गई। जैसे ही मैं जल्दी से अपने स्टोर के पास वापस गई, मैंने देखा कि जिस दरवाजे से मैं अभी अभी निकली थी उसमें से कुछ गायब था। इसे समझने के लिए मुझे 1 सेकंड लगे, लेकिन फिर मैंने देखा कि कोई हैंडल नहीं था। ये सिर्फ एक खाली छेद था जहां आमतौर पर हैंडल और लॉक होता है। फिर मैंने दरवाज़ा खुले रखने वाली कील की ओर देखा। अब जब मैंने देखा कि ये दरवाजे का टूटा हुआ हैंडल था, तो मैं अपने स्टोर में वापस भागी, सभी दरवाजे बंद किए और पुलिस के साथ साथ अपने स्टोर मैनेजर को भी फ़ोन किया। जब मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मैं हमारे स्टोर को जोड़ने वाली दीवार के पास गई और अपना कान उसके पास लगाकर संदिग्ध डकैती की आवाज़ सुनी। जो कोई भी था उसे पता होना चाहिए था कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया है, क्योंकि वो अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, चीज़ों को उछाल रहे थे या गिरा रहे थे। इसके 30 सेकंड से 1 मिनट बाद मैंने बाहर रोशनी चमकती देखी और इमारत के पीछे सायरन की आवाज़ सुनी। ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने से पहले ही पैरों की आवाज़ तेज़ी से स्टोर के पीछे चली गई। मुझे लगता है कि वो अधिकारी थे। मैंने 1 मिनट बाद पीछे के दरवाजे की जांच की। अधिकारियों से बात करने के लिए बाहर चली गई। मैंने उन्हें जल्दी आने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने एक सूटकेस को हिरासत में लिया, जिसमें लगभग $6000 जितनी चोरी की गई वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके पास एक खाली बंदूक के साथ साथ दरवाजे और ताले तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरह के उपकरण थे, और मुझे पता नहीं था कि वो 2 स्थानों नीचे स्टोर में भी घुस गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि वो आदमी जानता था कि मैं उस समय काम कर रही थी या नहीं, लेकिन मेरी दुकान की लाइट चालू थी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो मेरी दुकान में घुसा हो। लेकिन हमारे दरवाजे के हैंडल के पीछे कई बड़े खरोंच पाए गए, जो पिछले प्रयास से हो सकते हैं।